दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है बाजार में गिरावट। वैसे तो रिलायंस पावर के स्टॉक ने काफ़ी अच्छा भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। रिलायंस पावर पूरी तरह से सारी मुसीबत से बाहर नहीं निकला है। अभी भी रह रह के कई इल्ज़ाम लगते हैं। अब एक नया जो इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने अपने कर्ज को छुपाया है और इसी वजह से जो प्रॉफिट ज़्यादा बचा है। तो क्या वाक़ई में ऐसा कुछ है? उसको अच्छे से समझेंगे। और मार्केट एक्सपर्ट का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है? बड़े फंड हाउस जिसमें एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड शामिल है, क्या वो रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं? क्योंकि आखिर बड़े फंड हाउस होते हैं, उनके पास रिसर्च टीम होती है, उनके पास नॉलेज होता है, वही इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो निवेशकों को भी उनके हिसाब से रणनीति बना के आगे बढ़ने में फ़ायदा होता है। तो क्या है वो सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो 76,996 के स्तर पे इस समय आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 273 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.35% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो बाजार में इस समय दबाव की स्थिति है। तो बाजार में गिरावट का नतीजा यह है कि रिलायंस पावर भी स्टॉक दबाव में है। तो 28.40 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। 1.15% की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक की जो क्लोजिंग थी कल की 28.73 पर थी और यहाँ पे शुरुआत हल्की सी पॉजिटिव हुई और उसके बाद 29.41 का हाई भी बना, लेकिन तेजी टिक नहीं पाई। आप देखिए बाजार में बिकवाली से उसका असर देखने को मिला, जिसकी वजह से 28.25 पर आ गया। वैसे 20 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, लगभग 30 रुपये तक पहुंचा। काफ़ी अच्छा, लगभग 50% का इसने रिटर्न दिया है, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। उसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे वन डे के हिसाब से 0.42% की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और 1 वीक के हिसाब से 1.16% की तेज़ी बनी है, जबकि पिछले एक महीने में 26.90% की दौड़ लगाई स्टॉक ने। लेकिन 3 मंथ का रिटर्न अभी भी निगेटिव 0.73% की यहाँ पे गिरावट है, जबकि 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 28.41% निगेटिव है। यानी जिसका इन्वेस्टमेंट 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर है, वो अभी फिलहाल इस स्टॉक के अंदर लॉस में उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन 3 ईयर का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है, 135% का इसका पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 सालों में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 468% का बम्पर रिटर्न मिला है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने 3-4 साल पहले निवेश किया उनको फ़ायदा हुआ है रिलायंस पावर के स्टॉक में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कुछ कंपनियां हैं जो अपने प्रॉफिट को दिखाती है अपने कर्ज को छुपा के, जिससे प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नुकसान वो नहीं बताते हैं। जिसमें उदाहरण ले दिया रिलायंस पावर और आरआर फाइनेंशियल सर्विस। ऐसी कंपनियां हैं जो अपने लॉस को छुपा लेती है, अपने कर्ज को दबा देती है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन असली कहानी कहीं और छिपी हो सकती है। सब्सिडीज, अकाउंटिंग और कंसोलिडेशन के खेल में कर्ज और नुकसान को दबा दिया जाता है। कई चर्चित केस ये संकेत देते हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ आप प्रॉफिट देखकर निवेश करें या फिर पूरी तस्वीर को समझ रहे। तो किसी भी कंपनी में निवेश से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मार्केट में अक्सर निवेशक एक ऐसी चीज़ देखकर फैसला लेते हैं, वो है कंपनी का प्रॉफिट। यानी हर कोई निवेश करने से पहले देख रहा है कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं। जब प्रॉफिट में है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर नंबर अच्छा दिख रहा है तो भरोसा बन जाता है, लेकिन असली खेल यही से शुरू होता है। कई बार वही जो प्रॉफिट जो आपको मजबूत संकेत कंपनी का संकेत देता है, असल में अधूरी तस्वीर होता है। क्योंकि जब प्रॉफिट अच्छे दिख रहे हो तब कुछ मामलों में कंपनियां चालाकी से अपने बढ़ते हुए कर्ज को छिपा लेती है। साथ ही वो नुकसान को भी अकाउंटिंग का में उसका खेल बनाकर छिपा देते हैं, यानी नुकसान को अकाउंटिंग में बता देते हैं। जब ये बात सामने आती है तब देर हो चुकी होती है। लेकिन ये खेल कंपनियां करती कैसे है, ये रिलायंस पावर जैसी कंपनियां में समझ में आता है। असल में एक लिस्टेड कंपनी अक्सर अकेली नहीं होती, इसके पीछे कई सब्सिडीज कंपनी होती है, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, दूसरी एंटिटीज होती है। उन सबके बीच में पैसा घुमाया जाता है इधर से उधर और फिर कंपनियों को फिर प्रॉफिट बताया जाता है। तो देखो कि अभी भी बहुत सारी पीड़ा बाकी रिलायंस पावर को लेकर। हकीकत में क्या ऐसा है? तो यहाँ पे अगर देखें तो ऐसा नहीं है। रिलायंस पावर में रिलायंस पावर ने कर्ज मुक्त होने का दावा किया है। 30 जून 2024 तक कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस पावर ने बैंकों का 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्ज चुकाकर खुद को स्टैंड लोन आधार पर कर्ज मुक्त यानी डेट फ्री घोषित कर दिया है।
कर्ज का निपटान जो हुआ है, कंपनी ने IDBI बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और DBS बैंक सहित विविध जो बैंक है उनके साथ में ऋण निपटान का समझौता कर लिया है और कर्ज का भी निपटारा कर लिया। तो कंपनी का कहना है कि उन्होंने अपने कर्ज को चुकाया है। कंपनी अपनी गारंटी का जो दायित्व था उसको भी खत्म किया। तो सितंबर 2024 में कंपनी ने वर्धे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यानी विदर्भ इंडस्ट्री जो है उसके लिए जो रिलायंस पावर गारंटी के रूप में थे उसका भी 3,872 रुपीज़ का जो पेमेंट था उसका निपटारा कर दिया है। यानी विदर्भ इंडस्ट्रीज के अंदर वो गारंटी के तौर पे थे रिलायंस पावर, पर उस मामले का भी निपटारा उन्होंने कर लिया। हाल ही स्थिति देखें 2026 की, तो रिपोर्ट के अनुसार हालांकि कंपनी ने बड़ा कर चुका है, लेकिन बिजली परियोजनाओं की बिक्री और अन्य सेटलमेंट के जरिए बैलेंस शीट में उतार चढ़ाव बना रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि सब कुछ उन्होंने चुका दिया। जो बिजनेस अभी चल रहे हैं उसके लिए तो कर्ज लेती है कंपनियाँ, पुराने सारे कर्ज चुका दिए इन्होंने, बैंकों के सेटलमेंट कर लिया है कंपनी ने। अब यहाँ पे रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है, उम्मीद है रिजल्ट बेहतर होगा। वैसे दिसंबर ठीक नहीं था कंपनी के लिए, आप देखें रेवेन्यू गिरा था 1949 करोड़ के आसपास, जो सितंबर 2067 करोड़ के आसपास था। TI ग्रोथ 5.68% डाउन हुआ, जबकि सितंबर 2.06% अप था। खर्च 1478 करोड़ का बताया दिसंबर, जबकि सितंबर में 1563 करोड़ के आसपास था। अब टी ग्रोथ 5.47% डाउन हुआ दिसंबर, जबकि सितंबर 2.4% अप था। अभी टाटा 471 करोड़ का बताया दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में 503 करोड़ के आसपास था। एबिटा ग्रोथ की बात हो 6.33% डाउन था दिसंबर में, जबकि सितंबर में ये 1.01% अप तो देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 25.1 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में 87.32 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट कम हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 17.24% डाउन रहा है दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में देखेंगे तो यहाँ पे 95.43% अप था। कुल मिला के देख सकते हो कि सितंबर का मंथ अच्छा था दिसंबर के मुकाबले, लेकिन अब सिनेरियो बदलेगा और आने वाले समय स्थिति बदलेगी तो ये बेहतर करेगा। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 24.98% पर जो अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया 13.25% होल्डिंग से दिसंबर, जो मार्च में 14.12% हो गया। FI ने अपना इन्वेस्टमेंट जबरदस्त बढ़ाया है। DI ने भी होल्डिंग बढ़ाई 2.9% होल्डिंग से दिसंबर में, जो बढ़ के मार्च में 3.06% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की बात करूँ की 0.46% होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में 0.56% हो चुकी है। तो FI DI म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है। तो नेचुरली शेयर खत्म जो हुआ है, कम हुआ है, वो है रिटेल इन्वेस्टर का। वहीं पे उन्होंने गलती की, इस स्टॉक के अंदर सभी की जम के खरीदारी हो रही है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो जम के खरीदारी की किसी भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग नहीं बेची है। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 8.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 3.81% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 6.9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 33.84% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स डायरेक्ट की 4.61 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 6.03% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 4.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी 3.89% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 3.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 5.78% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर आदित्य बिरला SL निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स की बात करें तो 2.23 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है और 8.54% होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। यानी सबका निवेश यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे UTI निफ्टी 500 वैल्यू फंड की बात करें तो 2.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 8.25% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायर की बात वो 1.90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी 4.95% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायर की बात वो 1.83 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग यहाँ पे 8.12% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। और कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स डायर की बात 1.62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 11.83% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुके हैं। एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा हो, सब ने जम के खरीदारी किया और स्पेशली बैंकों ने, चाहे वो ICICI बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, HDFC बैंक हो, कोटक बैंक, सब ने जम के खरीदारी किया। बैंकों की पहली पसंद है, ये सारे के आने वाले समय रिलायंस बहुत कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।